अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में एक डिसीजन दिया गया है। इस डिसीजन के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, ये न तो प्राइवेट सोसाइटी होती हैं और न ही सरकारी। इनको हम बोलते हैं सहकारी समितियाँ। इनमें क्या किया जाता है कि कुछ क्षेत्र विशेष के लोग जो हैं अपनी स्वेच्छा से आपस में जुड़ते हैं और अपनी उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें हैं, सामाजिक ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए अपना एक ग्रुप बना के काम करते हैं। इसको कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखते हैं इस संबंध में क्या बात हम यहाँ करने वाले हैं। लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन, कि भाई ये जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, उसकी सीमाएं। रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स। रिफॉर्म्स, कि भाई जो भी सुधार किए जाते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में, कि भाई जो भी सुधार सहकारी क्षेत्र में किए जाते हैं, शुड नॉट बी, वे नहीं होने चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल। फेडरल प्रिंसिपल का मतलब होता है, देखो भारत में क्या है, एक तरीके से हमारा जो है ना फेडरल सिद्धांत लागू है। फेडरल सिद्धांत का मतलब होता है कि भाई जहाँ पर केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और विभिन्न राज्य जो हैं, दो सरकार काम करती है साथ साथ, है ना, कि भाई एक और तो स्टेट सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है, विभिन्न राज्यों की सरकार, और दूसरी ओर यूनियन गवर्नमेंट होती है। ये दोनों जो है साथ मिलकर काम करती है ना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई कोऑपरेटिव सेक्टर में जो भी सुधार किए जाते हैं, वे सुधार इस तरह से होने चाहिए कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे जो फेडरल सिद्धांत हैं, वे बने रहें, है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि आपने कोई कोऑपरेटिव सेक्टर में कोई सुधार किया और उससे जो राज्यों की जो पावर है ना, वह कम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। द कोऑपरेटिव मूवमेंट सर्टेनली नीड्स रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइजेशन। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना, सहकारिता क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये जो मूवमेंट है, निश्चित रूप से इसको ज़रूरत है किसकी, सुधार की। एंड रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइजेशन का मतलब होता है पुनः किसी में जान डालना, है ना, पुनः जो है किसी को ताकत देना। बिसेट बाय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि भाई ये जो सहकारी क्षेत्र है घिरा हुआ है, किन चीज़ों से घिरा हुआ है, राजनीतिक एक तरीके से हस्तक्षेप से ना। बिसेट बाय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि भाई राजनीतिक हस्तक्षेप से घिरा हुआ है ये क्षेत्र। मैनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डू नॉट होल्ड इलेक्शंस रेगुलरली, कि कई जो सहकारी एक तरीके से आप कह सकते हो जो सहकारी समितियां हैं या ये जो सहकारी क्षेत्र हैं, डू नॉट होल्ड का मतलब है आयोजित करना, इलेक्शंस रेगुलरली, इनमें रेगुलरली चुनाव नहीं होते हैं। इनकी भी भाई जो सहकारी समिति होती है, इनकी भी तो एक कमेटी होती है ना काम करने का, इनका भी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। तो एडिटोरियल कहता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण जो है कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते हैं। वाइल सम आर सुपरसीडेड फ्रिक्वेंटली। सुपरसीड का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी जगह कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लेती है ना। वाइल सम आर सुपरसीडेड फ्रिक्वेंटली ना, एक की जगह कोई दूसरी उसको जो है एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले ले या उसकी जगह ले ले। द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब एक बात ध्यान में रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई जो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे संबंधित है। तो फिर आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, 3 ऑप्शंस और दे देगा आपको डिफरेंट। तो ध्यान में रखना कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, इनके संबंध में बात की गई थी किसमें, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, कि भाई जो हमारा ये 97th संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में जो है उनके सुधार के संबंध में बात की गई थी। विच केम इन टू इफेक्ट इन 2012। अब ये जो 97वां संविधान संशोधन है ये कब जो है प्रभाव में आया, 2012 में। वाज अ मेजर स्टेप, यह एक बड़ा कदम था किस ओर, टुवार्ड्स इन्फ्यूजिंग ऑटोनॉमी। इन्फ्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रवेश कराना, डालना। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि भाई आप अपना शासन स्वयं चला सकते हो, इसे कहा जाता है ऑटोनॉमी। तो एक तरीके से ये 97वां जो संविधान संशोधन था जो कि 2012 में अस्तित्व में आया, यह एक बड़ा कदम था। इसके माध्यम से क्या किया गया, ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं
इनको एक तरीके से ऑटोनॉमी प्रदान की गई, ऑटोनॉमी को डाला गया। और क्या क्या दिया गया, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर सकें, एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो ग्रुप बने हुए हैं ये बहुत ही व्यावसायिक तरीके से अपना प्रबंधन कर सकें। द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, जजमेंट। होल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, होल्डिंग द अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में क्या किया गया है, ये जो संशोधन था 97वां, इसको असंवैधानिक करार देते हुए, अब पूरा असंवैधानिक करार नहीं दिया है, एक सीमा तक, किस सीमा तक, टू द एक्सटेंट का मतलब है उस सीमा तक, इट अप्लाइड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट्स, कि भाई ये डिटेल क्या कहता है कि इट अप्लाइड टू, कि भाई उस सीमा तक 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया, कि सीमा तक, उस सीमा तक टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स, कि भाई जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विभिन्न राज्यों के अंडर कंट्रोल में आती हैं, है ना, उस सीमा तक। तो ये जो जजमेंट है इज़ अ रिमाइंडर, यह एक रिमाइंडर है, यही हमें याद दिलाता है दैट इवन वेल इंटेंशनड एफर्ट, कि कभी कभी बहुत अच्छे इरादों से किए गए प्रयास भी टुवार्ड्स रिफॉर्म्स, है ना, कि भाई आप जो है आप जो है सुधार करते हो, और उन सुधार करने के पीछे आपका इंटेंशन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो जो सुधार है कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द क्वासी फेडरल, कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द क्वासी फेडरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई हमारा जो संविधान है उसकी जो बुनियादी आधार है, अंडरलाइंग का मतलब होता है एक तरीके से बुनियादी आधार होना, है ना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जो हमारा संविधान है उसके जो बुनियादी आधार है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर उसकी कीमत पे आप जो है कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भले ही आपने कोई ऐसा रिफॉर्म किया हो जिसके पीछे आपका उद्देश्य अच्छा रहा हो, लेकिन वो रिफॉर्म जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए कि उससे हमारे संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, ये जो 97th अमेंडमेंट था इसको इस सीमा तक इनवैलिड करार दे दिया है, कि सीमा तक कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स, है ना, इट अप्लाइड टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। तो 97th अमेंडमेंट के अंतर्गत ये जो है इस बात को असंवैधानिक करार दिया है, किस बात को, कि किस सीमा तक, टू एक्सटेंट इट अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट्स, कि राज्यों के अंतर्गत ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है ना, तो इसके संबंध में जो प्रावधान है उनको जो है इनवैलिड करार दिया गया है। द अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9th B टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये जो 97th अमेंडमेंट हुआ था, तो बार बार याद रखना 97th है ना, इतनी बार आ रहा है तो ये जरूर पूछा जाएगा, ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम्स होती हैं ना। द अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9th B टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हुआ कि भाई ये जो संशोधन हुआ इसने संविधान में पार्ट 9th B को ऐड किया कंसर्निंग। अब ये जो पार्ट 9th B है ये किससे संबंधित है, कंसर्निंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है। पार्ट 9th B डेलिनिएटेड, डेलिनिएट का मतलब होता है किसी बात को चित्रित करना, है ना, किसी बात को डिफाइन करना। पार्ट 9th B डेलिनिएटेड द कॉन्ट्यूर्स का मतलब होता है रूपरेखा ऑफ व्हाट स्टेट लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑट टू कंटेन। अब देखो पार्ट 9th B में इस बात की रूपरेखा को निर्धारित किया गया है, इस बात की रूपरेखा को चित्रित किया गया है कि भाई स्टेट लेजिस्लेशन, कि भाई एक तरीके से कि भाई ये जो राज्यों का कानून है स्टेट लेजिस्लेशन, है ना, ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़ा हुआ विभिन्न राज्यों का जो कानून है उसमें क्या होना चाहिए। ऑट टू कंटेन का मतलब उसमें क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक तरीके से ये ऑट टू है ना, ये शुड और ऑट टू एक ही बात है, दोनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं शुड की जगह जब हमें बात करनी हो नैतिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई, है ना, मॉरल ड्यूटीज से संबंधित बात करनी हो तो शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पार्ट 9th B कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है,
इसको ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट के द्वारा। और इस पार्ट 9th भी जो है इस बात की रूपरेखा को चित्रित करता है, इस बात को दर्शाता है कि जो राज्यों का जो कानून है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंतर्गत उसमें क्या शामिल होना चाहिए। इंक्लूडिंग प्रोविजंस, देखो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस का मतलब प्रावधान ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ईच सोसाइटी, है ना, कि भाई एक तरीके से राज्यों का कानून क्या होना चाहिए इनको नियंत्रित करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में, कि भाई इसमें ये प्रावधान भी रखे गए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ईच सोसाइटीज़, कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो प्रत्येक सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने डायरेक्टर हो सकते हैं इसका भी प्रावधान है। रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर SCs STs वीमेन, कि भाई आरक्षण कितना हो सकता है ना, भाई ये जो SC कैटेगरी के लोग हैं, ST कैटेगरी के लोग हैं, महिलाएं हैं। इसके अलावा बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त, के अलावा द ड्यूरेशन ऑफ द टर्म्स का मतलब है अवधि, कार्यकाल ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स अमंग अदर्स, है ना, अन्य कुछ ऐसी बातें हैं। अमंग अदर्स का मतलब यहाँ पे अन्य जो ऐसी बातें हैं उनमें और क्या बातें रखी गई हैं कि भाई कोई भी जो मेंबर चुने जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उनका कार्यकाल कितना रहेगा, है ना, तो ये सारी बातें जो है रखी गई हैं इसमें, है ना। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज वेदर द 97th अमेंडमेंट इम्पैक्टेड द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है यहाँ पे राज्य विधानसभा। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल था वो ये कि भाई ये जो 97th अमेंडमेंट है, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव डालना, प्रभावित करना। द लेजिस्लेटिव डोमेन का मतलब है कानूनी अधिकार क्षेत्र, डोमेन का मतलब होता है एरिया, आपका क्षेत्र, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, कि क्या ये जो 97th अमेंडमेंट किया गया इसने जो है प्रभावित किया किस चीज़ को, कि राज्य विधानसभा का जो कानूनी क्षेत्र है क्या उसके ऊपर प्रभाव डाला इसने, है ना, इस ये प्रश्न था, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने। एंड देयरफॉर, और इसलिए रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाय हाफ द लेजिस्लेचर्स। रिक्वायर्ड, रेटिफिकेशन का मतलब होता है अनुमोदन करना, है ना, अपनी स्वीकृति देना, अपनी सहमति देना, बाय हाफ द लेजिस्लेचर। तो यही एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई एक तरीके से कि कोई भी जो अमेंडमेंट किया जाता है संविधान में, बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किया जाता है, वो अमेंडमेंट अगर राज्यों का जो कानूनी क्षेत्र है उसके ऊपर उसके ऊपर प्रभाव डालता है। ध्यान से सुनना कि कोई भी अमेंडमेंट अगर संविधान में किया जाता है और वो अमेंडमेंट विभिन्न राज्यों के कानूनी क्षेत्र पर प्रभाव डालता है तो उस संविधान संशोधन के पास होने के लिए कम से कम आधी विधानसभा जो है उनकी स्वीकृति अनिवार्य है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाय हाफ द लेजिस्लेचर इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो देखो दो बात हुई कि कोई भी संविधान संशोधन संविधान में किया जाता है जो कि संविधान संशोधन विभिन्न राज्यों के कानूनी अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो उसके लिए दो बातें जरूरी है। पहली बात, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत पार्लियामेंट में होना चाहिए उस संविधान संशोधन के लिए। दूसरी बात, आधी का ना, कम से कम आधी जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा उस संविधान संशोधन को स्वीकृति मिलनी चाहिए। द गुजरात हाई कोर्ट हैड फाउंड द अमेंडमेंट इनवैलिड फॉर वांट ऑफ सच रेटिफिकेशन। तो देखो क्या हुआ था कि ये जो 97th अमेंडमेंट था इसको गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया था, इनवैलिड करार दे दिया था। क्यों? फॉर वांट ऑफ सच रेटिफिकेशन, इस तरह के रेटिफिकेशन के अभाव के चलते। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है की कमी के कारण, की कमी के चलते। रेटिफिकेशन का मतलब हुआ अनुमोदन, है ना, कि भाई ये जो 97th अमेंडमेंट हुआ था इसे आधी जो हमारी लेजिस्लेचर्स हैं, आधी जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनकी अनुमति, उनका जो है अनुमोदन नहीं मिला था। इसके चलते गुजरात हाई कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को इनवैलिड करार दे दिया था। अब अभी हाल ही में क्या हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट बाय अ 2-1 मेजोरिटी। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ना उसमें दो लोग एक तरफ हैं, एक व्यक्ति विपक्ष में ना, तो 2-1 मेजोरिटी के साथ में फैसला दिया गया है। अपहेल्ड का मतलब होता है मेंटेन करना, बरकरार रखना। द जजमेंट, कि भाई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखा है। अपहेल्ड द जजमेंट होल्डिंग द अमेंडमेंट इनवैलिड, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस 97th अमेंडमेंट को इनवैलिड माना है, बट ओनली इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव्स,
अंडर द स्टेट, लेकिन सिर्फ उन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो कि राज्यों के अधीन हैं, बट ओनली इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव्स अंडर द स्टेट। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से इस है ना 100% इसको इनवैलिड नहीं माना है, बट ओनली इन रिलेशन टू कोऑपरेटिव्स अंडर द स्टेट्स, कि किसी राज्य के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव्स काम करती हैं उनके संबंध में इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनवैलिड माना है। द इलेबोरेट का मतलब है विस्तृत, अमेंडमेंट। वुड होल्ड गुड, होल्ड गुड का मतलब है कायम रहना, है ना, एक तरीके से बने रहना, बरकरार रखना, वैलिड बने रहना। फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, कि भाई कई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कि एक तरीके से मल्टी स्टेट होती हैं, यानी कि एक राज्य तक सीमित नहीं होती। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो विस्तृत अमेंडमेंट था, 97th अमेंडमेंट था, है ना, जो एलेबोरेट अमेंडमेंट है, वुड होल्ड गुड, वह बना रहेगा, वैलिड रहेगा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, ऑन विच पार्लियामेंट वाज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट लॉ। क्यों? क्योंकि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनके ऊपर संसद जो है सक्षम है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, इनेक्ट का मतलब होता है निर्मित करना, और इनके ऊपर क्या है कि भाई संसद सक्षम है कानून निर्मित करने के लिए, किनके ऊपर? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ऊपर। इसलिए इनके संबंध में ये अमेंडमेंट जो है वैलिड रहेगा। अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब होता है भाई आपकी कुछ सीमाएं हैं, है ना, आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ पाबंदी है। अ सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर, अमेंडिंग पावर का मतलब है संशोधन करने की ताकत। इज द रिक्वायरमेंट दैट सर्टेन काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेटिफाइड बाय 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। एडिटोरियल कहता है कि एक महत्वपूर्ण जो लिमिटेशन है ना, एक महत्वपूर्ण जो सीमा है संसद के ऊपर, कि भाई संसद की संशोधन करने की जो पावर है उसके ऊपर जो एक बहुत ही खतरनाक, मतलब आप कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रतिबंध है ना, वो ये कि संसद जैसे मान लो कोई क्या करना चाहती है, कुछ अमेंड करना चाहती है ना, कुछ परिवर्तन लाना चाहती है, तो उसके लिए संसद को ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट दैट सर्टेन काइंड्स ऑफ अमेंडमेंट, कि कुछ इस तरह के संशोधन जो कि संविधान में किए जाते हैं उनको जरूरी होता है कि 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कि कुछ संवैधानिक संशोधन ऐसे होते हैं जिनके लिए विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, मतलब कम से कम 50% देश की जो विधानसभाएं हैं वे उस संवैधानिक संशोधन को अगर मंजूरी देती हैं तब जाके ही वह संविधान संशोधन पास हो सकता है ना। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, ये लिमिटेशन है पार्लियामेंट की। द यूनियन गवर्नमेंट बिलीव्ड, कि भाई ये जो एक तरीके से केंद्रीय सरकार है उसने ये माना दैट एज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट लिस्ट वाज नॉट अल्टर्ड इन एनी वे बाय द 97th अमेंडमेंट, कि भाई यूनियन गवर्नमेंट ने विश्वास किया दैट एज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द स्टेट लिस्ट, कि भाई ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये जो सब्जेक्ट है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, और वाज नॉट अल्टर्ड, इसे परिवर्तित नहीं किया गया था इन एनी वे, किसी भी रूप में, बाय द 97th अमेंडमेंट, 97th संशोधन के द्वारा स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं किया गया था, उसे स्टेट लिस्ट, उसे राज्य सूची में ही रखा गया था। एंड दैट इट ओनली आउटलाइन गाइडलाइंस, सिर्फ केंद्र सरकार ने क्या किया था कि आउटलाइन का मतलब है रूपरेखा निर्धारित करना, है ना, कुछ जो है दिशा निर्देश जारी किए थे on any law on cooperatives that the assemblies may enact, on any law on cooperatives, कि भाई इस 97th अमेंडमेंट में क्या किया था यूनियन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया गया था कि भाई कोऑपरेटिव्स को लेकर, है ना, विभिन्न एक तरीके से ये जो कोऑपरेटिव्स हैं इनको लेकर अगर कोई भी राज्य सरकार, है ना, कोई भी राज्य विधानसभा कानून निर्मित करना चाहती है तो उसके लिए गाइडलाइंस बताई गई थी, दिशा निर्देश जारी किए गए थे ना। में इनेक्ट का मतलब है कि भाई कोई भी असेंबली अगर कोई कानून को निर्मित करना चाहती है, कानून बना सकती है, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस बताई गई थी। द रेटिफिकेशन वाज नॉट नेसेसरी, तो इसके लिए रेटिफिकेशन कोई जरूरी नहीं था, अनुमोदन जरूरी नहीं था कि 50% स्टेट असेंबलीज इस चीज़ को अनुमोदन दें। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कुछ खास परिवर्तन नहीं किया गया था, इसमें सिर्फ गाइडलाइंस रखी गई थी। कोऑपरेटिव्स, अगर भाई विभिन्न कोऑपरेटिव्स के लिए कोई भी राज्य अगर कानून बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस उसको फॉलो करनी चाहिए, वो गाइडलाइंस बताई गई थी। अ की प्रिंसिपल फ्रॉम द जजमेंट इज दैट
अ की प्रिंसिपल फ्रॉम द जजमेंट, कि भाई रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आया है उसका मतलब एक मूल सिद्धांत जो है इज दैट द रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट विल अप्लाई इफ देयर इज एनी अटेम्प्ट टू फेटर, फेटर का मतलब होता है बांधना। देखो फेटर ये जो है ना, ये जो आपकी वो बेड़ियाँ होती है ना, हथकड़ियाँ होती हैं है ना, चेन्स, उनको भी यही फेटर कहा जाता है। तो फेटर का मतलब यहाँ पे जकड़ना, बांधना। द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन एनी वे वाइल इनएक्टिंग अ लॉ इन देयर ऑन डोमेन। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो उसमें से एक जो मूल सिद्धांत आप ले सकते हो वो ये कि रेटिफिकेशन, कि भाई रेटिफिकेशन का मतलब है अनुमोदन, कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना 50% राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, कब विल अप्लाई, वो लागू होगी कब, इफ़ देयर इज एनी अटेम्प्ट, कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किया जाता है राज्य विधानसभा जो है ना इसको बांधने का किसी भी रूप में, वाइल इनेक्टिंग ए लॉ इन देयर ऑन डोमेन, कि भाई राज्यों का जो क्षेत्र है, डोमेन का मतलब मैंने बताया आपको क्षेत्र, आपका क्षेत्राधिकार, कि विभिन्न राज्यों के क्षेत्राधिकार में, विभिन्न राज्यों के क्षेत्राधिकार से संबंधित किसी भी कानून को निर्मित करते हुए राज्यों की जो विधानसभा है उसको सीमित करने की, उसे बांधने की अगर कोशिश की जाती है तो ऐसे कानून को लाने के लिए जरूरी है, या फिर ऐसे संशोधन को लाने के जरूरी है कि कम से कम 50% राज्य विधानसभा उस संविधान संशोधन का समर्थन करें। इवन इफ देयर इज नो अटेम्प्ट टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, इवन इफ, भले ही, देयर इज नो अटेम्प्ट टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। एडिटोरियल कहता है कि भले ही कि कोई प्रयास न किया गया हो, अल्टर का मतलब है परिवर्तित करने का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है कि भाई जो कानूनी ताकत मिली हुई है ना केंद्र सरकार को और राज्य सरकार के पास, जो भी कानूनी अधिकार हैं उनका जो बंटवारा है उसको परिवर्तित करने का प्रयास भले ही न किया गया हो, लेकिन अगर इस तरह का प्रयास किया जाता है कि राज्य विधानसभा क्षेत्र जो है उससे संबंधित कोई कानून केंद्र सरकार लाना चाहती है जो कि राज्य विधानसभा को लिमिट करता है ना, उनको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो उसके लिए कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी है। 10 इन दी एब्सेंस ऑफ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, इस प्रकार से आप कह सकते हो इन दी एब्सेंस ऑफ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, कि विभिन्न जो राज्य हैं उनके द्वारा अगर अनुमोदन नहीं किया जाता है ना, उनके द्वारा अगर मंजूरी नहीं दी जाती है तो उस मंजूरी के अभाव में वो जो संशोधन है, वो जो अमेंडमेंट है, दैट सॉर्ट है ना, जो कि इस बात को चाहता है, सीक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, सॉर्ट का मतलब है चाहना, दैट सॉर्ट टू प्रेस्क्राइब, मतलब वह संविधान संशोधन जो कि इस बात को निर्धारित करना चाहता है, किस बात को, दी आउटलाइंस का मतलब है रूपरेखा, ऑफ स्टेट लॉस, राज्यों के कानून की रूपरेखा को निर्धारित करना चाहता है ना, ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट डिडंट पास कॉन्स्टिट्यूशनल मस्टर। पास मस्टर का मतलब होता है वैलिड होना किसी चीज़ का, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ऐसा सब्जेक्ट है ना, आउटलाइंस ऑफ स्टेट लॉज ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट, कि भाई राज्य विशेष सूची के अंतर्गत कोई सब्जेक्ट आता है और उससे संबंधित है ना, यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ठीक है, दैट सॉट टू प्रेस्क्राइब द आउटलाइंस ऑफ स्टेट लॉज ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट डिडंट पास कॉन्स्टिट्यूशनल मस्टर। एडिटोरियल कहता है कि किसी भी तरह का संशोधन है ना जो इस बात को चाहता है, किस बात को चाहता है, इस बात को निर्धारित करना चाहता है, किस बात को निर्धारित करना चाहता है, रूपरेखा को निर्धारित करना चाहता है कि भाई विभिन्न राज्यों के जो कानून है ना उनके लिए कि क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कोई राज्य अपना कानून बनाए, और वो राज्य कानून किस पे बनाना चाहता है, राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर है ना, तो इस बात को भी जो है इनवैलिड डिडंट पास मस्टर का मतलब मैंने आपको बताया वैलिड होना, तो इस बात को भी वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी कि इसके लिए भी राज्यों का रेटिफिकेशन जरूरी है। द जजमेंट में मीन दैट द कंसर्न एक्सप्रेस्ड बाय सम अबाउट द एडवर्स इम्प्लीकेशन, इस जजमेंट का ये मतलब भी हो सकता है कि भाई कई तरह की चिंता व्यक्त की गई थी कुछ लोगों द्वारा, अबाउट द एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, इम्प्लीकेशन का मतलब है प्रतिकूल प्रभाव, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। देखो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने बात की थी कि सरकार की तरफ से इस बात को रखा गया है कि एक नई मिनिस्ट्री बनाई जाए जो कि कॉपरेटिव्स है ना, कॉपरेटिव सोसाइटी जो है इनकी निगरानी करेगी है ना, इसके लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाई जाए। तो कई लोगों ने इस तरह की चिंता व्यक्त की थी कि भाई ये जो नई मिनिस्ट्री बनाने की बात है ना,
तो ये जो नई मिनिस्ट्री है इसके प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं ऑन फेडरल प्रिंसिपल्स, है ना। तो वो जो चिंता है कुड बी ट्रू, वह सच साबित हो सकती है ना, उनकी जो चिंता ऑन, मतलब कई लोगों को ऐसा मानना था कि भाई ये जो नई मिनिस्ट्री निर्मित करने की बात की जा रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित नई मिनिस्ट्री को लाने की जो बात की जा रही है, ये भारत के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था और ये बात सच हो सकती है। हाउएवर, हालांकि देयर इज नो डिनाइंग, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दैट द स्कोप फॉर डेमोक्रेटाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, the scope for democratizing the functioning of cooperative societies and enhancing their autonomy remains unchanged। एडिटोरियल कहता है इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि एक तरीके से डेमोक्रेटाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को लोकतांत्रिक बनाना, द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि विभिन्न जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके जो काम करने का तरीका है ना, उसमें जो लोकतांत्रिक जो तरीका है ना वो बना हुआ है वैसा ही लोकतांत्रिक तरीका। एंड इनहेंस का मतलब है और ज़्यादा बढ़ाना, किसी चीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करना, देयर ऑटोनॉमी, है ना, और जो विभिन्न कोऑपरेटिव्स हैं उनकी जो स्वायत्तता है उसको इंप्रूव करने की अगर हम बात करें तो वह उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया, रिमेन्स अनचेंज, वह अनचेंज्ड बनी हुई है।